हेलो। आ रहा सबको? Yes, sir. आ रहा है। चलो, कैसे हो आप लोग? चलो, तो क्लास की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो मैं आप लोगों को पहले से अपडेट कर देता हूँ। क्लास आप सभी को कंटिन्यू करना है, राइट? सबको ज्वाइन करना है। कभी किसी को ये थिंकिंग नहीं रखना है कि क्लास तो चल रही है, हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। आप एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास तक मिस कर सकते हो। अगर आप तीन क्लास के बाद ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपको बंद हो जाएगी। ठीक है? तो पहले मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, तो क्लासेस आपको कंटिन्यू ज्वाइन करना है। दूसरी चीज, क्लास का सिलेबस मैंने आप सबको भेज रखा है। बेसिकली हम लोग क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, हम लोग का ज़्यादातर फोकस रहेगा CKA के ऊपर, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिक्स एडमिनिस्ट्रेटर। और होपफुली उम्मीद है कि आप सभी वर्किंग में होंगे और थोड़ा बहुत अवेयरनेस आपको होगा कुबरनेटिक्स को लेकर। फिर भी मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक चीज़ों को स्किप कर दूंगा, नहीं, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है? सर सिलेबस अपडेट नहीं व्हाट्सएप पे और फिर से सेंड कर दूंगा तो ठीक है, कर दूंगा मैं सेंड, उसकी चिंता आप मत करो। एक बार सब लोगों का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हो जाता है, लाइक अभी किस डोमेन में काम कर रहे हो। बाकी मेरे को कोई पर्सनल से मतलब नहीं है, जस्ट डोमेन बता दो मुझे, कौन बंदा किस डोमेन में काम कर रहा है। तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक को किस हिसाब से आप लोगों को समझाना है, राइट? तो फटाफट 2-2 मिनट लूंगा आप लोगों के, बस उससे ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। Sir, Saurabh here from यस सर। Telecommunication. यस। हाँ जी सौरभ, बोलो, क्या करते हो आप, कौन सी डोमेन में हो? सर मैं टेलीकम्युनिकेशन में हूँ, टेली कम्युनिकेशन कंपनी। वोडाफोन आइडिया। अच्छा अच्छा। तो क्या करना पड़ता है आपको अभी वहाँ पे, कौन सा डोमेन यूज कर रहे हो आप? एक्चुअली पैन इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी नेटवर्क्स हैं ना बीआई का, लाइक आप डोमेन बताओ, आप कौन सी टूल टेक्नोलॉजी में काम करते हो, मेन इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पर। पुट्टी पे काम कर रहे हैं सर। मतलब पुट्टी? पुट्टी पे है विनकॉइन जी। अच्छा, और? लिनक्स बेस्ड जो भी हमारे इंटरफेसेस है ना, उस पे वो सारा नेटवर्क मैनेज करते हैं। अपग्रेड्स एंड ऑल, बहुत अपग्रेड है, नोड्स अपग्रेड है। नोड्स अपग्रेड करते हो आप? नोड्स अपग्रेड एंड मेंटेनेंस होगा, जो भी नोड चेंजेस अपग्रेड होते हैं में क्या नेटवर्क्स करते के हो आप? अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हो, एप्लीकेशन अपग्रेड करते हो, क्या अपग्रेड नहीं करते हो? सर, तो उसका जो वर्जन है ना, वर्जन जैसे हमारा HSS है चला रहे हैं, उनको हम अपग्रेड करते हैं नोड नेक्स्ट वर्जन पे जाने। नोड का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन अपग्रेड कर रहे हो या पर्टिकुलर एप्लीकेशन वर्जन अपग्रेड कर रहे हो, जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन वर्जन, एप्लीकेशन वर्जन अपग्रेड कर रहे हो, राइट? तो ये आप मैनुअल करते हो या ऑटोमेशन कंसेप्ट को यूज नहीं करते हो? मैनुअल करते हैं सर, और हम्म, ऑटोमेटेड भी है, लेकिन ऑटोमेशन अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है तो मैनुअल भी करते मैनुअल करते हो, चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस है वो लिनक्स के ऊपर है, राइट? हैं। जी सर। और कितना एक्सपीरियंस है टोटल? 10 years। 10 ईयर्स। नेक्स्ट कौन आएगा? सर विक्रांत डिसाइड। यस विक्रम। सर मैं एसएल में वर्किंग हूँ और मेरा डे टू डे टास्क जो है वो पैचिंग, अपग्रेडेशन एंड सर लाइनक्स से रिलेटेड है। और मच मोर टास्क जो है वो VMware विंडोज इससे रिलेटेड है। पैचिंग के लिए हम एंसिबल टावर यूज करते हैं। इस सर्वर्स ज्यादा हैं, 3000 के करीब सर्वर्स हैं। उनको अपग्रेडेशन के लिए हम एंसिबल टावर यूज करते हैं। प्लेबुक्स के लिए अलग टीम है, इंजीनियरिंग टीम। और AWS की कुछ सर्विसेज जैसे HT2 है, ये सब वगैरह यूज होते हैं। तो इस लेवल का मेरे यहाँ करना सर। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बढ़िया डोमेन आपका भी। हेलो हम्म। सर, एक्चुअली मैं डेवॉप्स पे ही काम करता हूँ FSSAI के साथ, फूड सेफ्टी सेंटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा। सो यहाँ पर बेसिकली जैसे डिप्लॉयमेंट वाला सारा काम मैं ही करता हूँ। सारी रिलीज जो जाती है वो मेरी तरफ से जाती है। तो 2 साल यहाँ पे मुझे हो गया है। और कई जो मुझे चीजें सीखने की, तो मैंने आपका वीडियो जो मास्टर क्लास था वो परचेस किया था 2019 में। अच्छा। और अप्रोक्स 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। बट 3 साल ऐसे काउंट कर लीजिए, मैं स्टार्टिंग में एज लेक्चर सपोर्ट काम कर रहा था। और उसके बाद स्विच किया था AWS में।
अच्छा और आपका वीडियो लिया था, जो भी मैंने लर्न किया वो वीडियो के थ्रू ही लर्न किया था। अच्छा। लिनक्स हो गया, एंसिबल हो गया, डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, और चलो बहुत बढ़िया। एजोर का भी बेसिक्स तो बेसिक्स है जो। बेसिकली मेरा कंसर्न ये है कि अभी आप जो कंपनी में करते हो वो आपका जॉब डेली बेसिस का जॉब क्या है, वो मुझे समझा जरा। हाँ, डेली बेसिस पे जैसे डिप्लॉयमेंट जो जाती है, नई वेबसाइट आएगी, उसको इंटीग्रेट करना होता है पाइपलाइन के थ्रू। तो यहाँ पे गिटलैब रनर है। तो पहले तो माइग्रेट किया था मैंने बीएसएन क्लाउड से टाटा क्लाउड। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो लोकल है, इनकी अभी टाटा की सर्विसेज यूज होती है। अच्छा तो करंट में क्या है, माइग्रेशन चल रहा है कुबरनेटिस पे। अच्छा। सो उसका कुबरनेटिस पे जो लोड बैलेंसर है वो इस चीजों का लोड बैलेंसर है इनका, जो वो टाटा मैनेज करती है। तो लगभग वो 50% काम तो वही देख लेती है। अच्छा बाकी मेरे तरफ से वो क्या होता है, डिप्लॉयमेंट जो जाती है, जैसे डिप्लॉयमेंट का वाईएमएल लिखना, सर्विस सर्विस का वाईएमएल लिखना, ये चीजें हैं जो अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है ये आप माइग्रेट कर रहे हो। करना सारे वेबसाइट को। तो आप उसमें एक उम्मीद सी लग रही है कि चलो कर लिया जाए तो अच्छा खासा यूज केस बन जाएगा भाई आप जैसे क्या है कि अभी जो चल रहा है वो चल रहा है क्लाउड का, बट Cloud। यहाँ पे क्या है, ये ऑन प्रेम का है सारी सर्विसेज। अच्छा। सो मुझे स्विच भी करना है, अभी ये सोच रहे हैं कि दिन का माइग्रेट करके उसके बाद स्विच भी करना है दूसरी कंपनी में, जहाँ पे क्लाउड, जैसे क्लाउड एजोर हो या फिर एडब्ल्यूएस की सर्विसेज जहाँ पे यूज होती है। चलो। और यहाँ पे वैसे ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो लर्निंग के लिए बहुत चीजें होती है, और उतना वर्कलोड रहता नहीं है, तो लर्नर इजीली आप कर सकते हो। जो भी ट्रबल शूटिंग है वो अपने अपने एंड पे, कोई मैनेजर आके कहता नहीं है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो ये है कि यहाँ पे लर्निंग के पर्पज से आप रुक सकते हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर्सन। मलय बोल रहा हूँ। मले बोलो। हेलो। सो मेरा 10+ एक्सपीरियंस है। ओके। एंड वोडाफोन वॉइस में मैं काम कर रहा हूँ। ओके। वेबलॉजिक एंड लिनक्स पोटी पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। ओके। डेली बेसिस पे वी आर वर्किंग इन मींस ऑपरेशन प्रोडक्शन सपोर्ट। ओके। L2 सपोर्ट एक्टिविटीज। क्या सपोर्ट देते हो आप? Like means incident handling, problem management, incident management, change management, deployments. Okay. So ये सब हम डेली बेसिस पे काम करते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना एक्सपीरियंस है टोटल? 10+ एक्सपीरियंस है। 10+ ओके। तो पहले भी मेरा AT&T प्रोजेक्ट में क्लाउड का एक्सपीरियंस है, बट दैट एक्चुअली मैं सब कुछ अभी बोल चुका हूँ, सो आई नीड टू रिवाइज माई सेल्फ। ओके। तो ओपन स्टैक, माइक्रो सर्विसेज, जेनकिंस, ये सब में नॉलेज है, मतलब क्लाउड एक्सपीरियंस भी है अभी। लेकिन एक्सपोजर करने के लिए मैं मतलब कुबरनेटिव्स जानना चाहता हूँ। अच्छा कोई नहीं, बहुत बढ़िया, समझा देंगे पूरा। नेक्स्ट आ जाओ। जी हरप्रीत। हरप्रीत जी हरप्रीत। आपकी मेरे को तो शायद आप जानती हो आपका। हाँ एक बार रिपीट कर दो, भूल जाता हूँ मैं, बहुत सारे टास्क जो आते आपका हैं ना। डेवॉप्स का बैच उसी में पहले आपसे AWS सीखा था, फिर अभी राइट हमारा चल रहा था डॉकर की चल रही थी क्लास, उसमें 1-2 सेशन रहते हैं आई थिंक। तो शिखा मैडम दे रहे थे। राइट। तो वो कंटिन्यू होगी, वो कैसे? वो 1-2 सेशन का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ तो अभी कुबरनेटिस चलेगी आप कुबरनेटिस मतलब अब दिक्कत नहीं आएगी कुबरनेटिस में आपको, बट वो जो 2 से सेशन है वो आपके वापस हो जाएंगे, उसकी चिंता आप मत करें। तो बस बेसिकली आप मुझे बताएं कि अभी आप कौन सी डोमेन में वर्क कर रहे हैं? मैं IT सेक्टर में हूँ, बेसिकली वर्किंग एज IT एग्जीक्यूटिव इन मणिपाल हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, लोकेशन पटियाला। अच्छा अच्छा अच्छा। Handling servers, Linux, Windows, all the infrastructure, daily operations, ये सारा कुछ मैं हैंडल करता हूँ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। Vishal here. यस बता। In total, I have 7.5 year experience and working as a AWS with cloud tools. AWS and cloud। AWS and DevOps tools. अच्छा Few AWS services I have worked for setting up pipelines and ECS, ECR. ये सब आप ये सब आप अपनी कंपनी में करते हो या जस्ट एक सेल्फ Yes, लर्निंग की है? company में। कंपनी में परफॉर्म करते हो? हाँ। EKS में क्या करते हो आप? EKS नहीं, ECS। ECS में क्या करते हो आप? EKS में नहीं किया अभी तक, अभी चांस नहीं मिला EKS में करने का। अच्छा ECS में काम किया है। अच्छा
चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, विजय बोल रहा हूँ। यस विजय। हाँ, मैं अभी एज ए सिस्टम एनालिस्ट वर्क करती हूँ। हमारे सिटी का पूरा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जो पूरा क्लाउड पे डिप्लॉय किया हुआ है, एजोर क्लाउड। यहाँ पे मतलब पूरा यहाँ पे बोल सकते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है, वो वाला पार्ट यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो वो पूरा पार्ट में हैंडल करता हूँ। अच्छा। 6 सर्वर डिप्लॉय किए हुए हैं, लोड बैलेंसर और ये सब वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। हर एक एप्लीकेशन के लिए एक एक सर्वर है अच्छा। और उसका DRV बना के रखा हुआ है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। सर मैं अक्षय बोल रहा हूँ। हम्म। और मैं फ्रेशर हूँ एक्चुअली। मैंने आपका पिछला क्लास रिकॉर्डिंग सेशन लिया, वो देख के मुझे इंटर्नशिप तो लग गई, बट अभी तो वो TKS सीखना है और जॉब भी सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। आ जाओ जल्दी आ जाओ। Sir, my name is Akshay Pratap Singh, and I'm currently working as a support engineer L2 and in Rackspace Technologies. Rackspace. Right, sir. Prior to this, I was working in Concentrix in Microsoft TPS process. So there I was handling all the escalations and tickets related to the networking, related to DNS, DHCP, TCP, IP. तो ये नेटवर्किंग, ये जो नेटवर्किंग आप देख रहे हो, ये किसकी है? ऑन प्रोमाइसेस देख रहे हो, क्लाउड की देख रहे हो, माइक्रो सर्विस की देख रहे हो? ये अर्लियर मेरा एक्सपीरियंस है जो माइक्रोसॉफ्ट टीपीएस का है। ये सर ओएस लेवल की थी, ये ऑन प्रेमिसेस की थी। अच्छा। समटाइम्स इट वाज रिलेटेड टू द एज़्योर एज वेल, बट बहुत ज्यादा नहीं था। एंड करंटली जो मेरी वर्क प्रोफाइल है इन रैकस्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें मैं काफी सारी चीजें देख रहा हूँ ऑन देयर प्राइवेट क्लाउड, but we don't have access to any other tools like AWS, Azure or GCP as of now. और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ सर, it's Thales, Formetric, Thales encryption, Formetric DSM, load balancers, Zerto for the disaster recovery, and बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। WAF वगैरह का थोड़ा बहुत एक्सेस हमें रहता है, not much, but just to upgrade the SSL certificates on the WAF. और WSUS मैनेज करते हैं हम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा OS का भी रहता है, लिनक्स OS पैचिंग का भी रहता है। It depends client to client because we have many clients including like HP, Chubb and others. बहुत बढ़िया बहुत। नेक्स्ट। कोई भी आ जाओ। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहिद हुसैन। सो मेरा almost 20+ years experience networking में, pure network guy हूँ। So the reason I'm coming to DevOps is personal development, और दूसरा ये कि मैं trying to focus on network automation and अभी बहुत focus ये live वगैरह, तो data center build करना on prem cloud वगैरह सारा virtualization सारा work from that. So good to be here to learn Kubernetes. तो मैं एक्चुअली स्विट्जरलैंड में बेस करता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ग्रेट। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर। यस यस पूरा। या हाय सर, गुड इवनिंग, संदीप जी सर। एक्चुअली सर अभी मेरे को डेवऑप्स से मेरे को 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अभी मैं चीज़ों को और सीख रहा हूँ। करेंटली मैं नोएडा में वर्किंग हूँ डिजाइनक्स में जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर, एंड यहाँ पर मैं क्वेरी माइग्रेट करना, डेटा माइग्रेट करने का ये बेसिक काम करना अभी कर रहा हूँ। एंड अभी मेरा ये कुबरनेटिस सीखने का पर्पस ये है कि मैं मोर अपनी स्किल्स को और इनहेंस करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई चूज दिस प्रोग्राम, एंड आगे मैं और इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन लाइक बिल्ड माय करियर मोर नाइसली। और चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट।
थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट आ जाओ। Yeah, hi, sir. My Hi. name is Arpan. I am Dish TV. I have near about 4 year experience. Right now, I am working in Dish TV as a DevOps engineer. क्या क्या करते हो आप डिक्स टीवी में? Right now, I am setting the monitoring and integrate the server. If any requirement is coming, then we try to create it with the help of the third party named YapTV. अच्छा, अगर मुझे अपने घर में लगवाना डिस्काउंट दे दोगे? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली आप आपके डेली बेसिस की जॉब प्रोफाइल क्या है अभी वहाँ पे? सर डेली बेसिस पे यही रहता है कि डेवलपर को सपोर्ट करना, अगर जो उसके कोड में कोई इशू आए और अगर जो कोई इंटीग्रेशन पार्ट आए तो फर्स्टली हम R&D डिपार्टमेंट में हूँ मैं, तो उसमें हम पहले क्रिएट करते हैं, पूरा प्रॉपर अच्छा। टेस्टिंग करते हैं। इफ ही रन सक्सेसफुली देन वी ट्राई टू क्रिएट द ब्रॉड लेवल। अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। आई थिंक सारे हो गए हों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे कंफर्म करना आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे इस टाइम पे ना मैं ट्रेवल ही करता हूँ ऑफिस का, तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके सर, थैंक यू। जैसे विजिबल है। सर ये रिकॉर्डिंग बट में काम मिलेगा? आप सभी को फिर से बता दूं, क्लास सभी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्लास मेरी इतनी स्मूथ होती है कि लोग सोचते हैं कि टाइम पे क्लास नहीं करते, वो डिफरेंट टाइम पे रिकॉर्डिंग से करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपका क्लास फिर ब्रेक हो सकता है। लाइक सभी की थिंकिंग अगर यही हो जाए कि ठीक है शुरू के 2-4 क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर टाइम मैच नहीं करता है, तो लोग क्या करते हैं कि यार क्लास हो रही है अपने टाइम पे, हम रात को 12 बजे देख लेंगे, 4 बजे देख लेंगे, मोस्टली ऐसा होता है। तो उसमें फिर 1-2 बंदे रह जाते हैं, तो क्लास ब्रेक करना मुझे पड़ जाता है। तो आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ, क्लास को सबको कंटिन्यू करना है। मैंने इसकी पॉलिसीज बनाई है कि आपकी इमरजेंसी आती तो 1 क्लास, 2 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास तक आप छोड़ सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लास कंटिन्यू करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी है क्यूबरनेटिस, कि आप ऐसे समझ लें कि डेवऑप्स प्रोफाइल के अंदर ये बैकबोन हो चुकी है आज के टाइम पे। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत ही स्मूथली लेके चलेंगे, आराम से चलेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, इसके रियल इंडस्ट्री वर्क फ्लो को। तो टेक्नोलॉजी क्या है हमारी? क्यूबरनेटिस। ठीक है, सबसे पहले क्यूबरनेटिस का थोड़ा सा हम लोग अल्टरनेटिव ऑप्शंस को लेके चलते हैं कि मार्केट में क्यूबरनेटिस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए और क्या क्या प्लेटफॉर्म आपके पास है। अगर हम क्यूबरनेटिस की बात करें जो, तो ये तो कोर है। क्या है सर? कोर लेवल की चीज़ है, और ये ओपन सोर्स है टोटल। क्या है? ओपन सोर्स है। कोर का मतलब क्या हुआ, ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। क्यूबरनेटिस जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली डिजाइन की गई है कंटेनर को मैनेज करने के लिए। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है? किसी को नहीं हो रही है, सिर्फ आपको नहीं हो रही है? नहीं, शो हो रही है सर, हो रही है, तो विजिबल है, तो हो रही है, तो हो रही है। आपको नहीं सो रही होगी, एक बार आप दोबारा से डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लें। ठीक है, मुझे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो क्यूबरनेटिस बेसिकली क्या है, अगर सिंपल सी लाइन में आपसे पूछे कि व्हाट इज अ कुबरनेटिस, तो देखो एक टेक्निकल आंसर तो आपको गूगल में बहुत सारे मिल जाते हैं, राइट? बट आपको समझने के लिए बेस्ट आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। बेसिकली कुबरनेटिस को डिजाइन किया गया है कंटेनर को मैनेज करने के लिए। कंटेनर इक्वल टू कंप्यूटर बोलो, कोई गलत बात नहीं है।
राइट। कंटेनर इक्वल टू EC2 बोलो, कोई गलत बात नहीं है। कंटेनर इक्वल टू VM बोलो, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। तो पहले IT वर्ल्ड के अंदर क्या होता था, फिजिकल कंप्यूटर्स यूज किया करते थे हम लोग, जिसको बेयर मेटल कहते हैं। फिर टेक्नोलॉजी आई किसकी, वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट की। तो वहां पे हम लोगों ने VMs वर्ड को कॉल करना स्टार्ट किया। फिर मार्केट में क्लाउड्स आ गए, तो वहां पे AWS क्लाउड है, EC2 वर्ड हम लोग यूज करते हैं, राइट। एजोर में VM वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे आप कंटेनर बोलें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली आज के टाइम पर इंडस्ट्री के अंदर डेटा सेंटर को लगाने के लिए, राइट, हमारी जो रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन होती है उसको डिप्लॉय करने के लिए हम लोग पूरा कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करके कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जहाँ पे आपके पहले 500 कंप्यूटर्स यूज हो रहे थे, या 500 EC2 यूज हो रहे थे, या 5000 कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, 5000 EC2 यूज हो रहा है, आज के टाइम पर वहां पर 5000 कंटेनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। 10,000 कंटेनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए टूल डिजाइन किया गया जिसका नाम है क्यूबरनेटिस। बेसिकली अब इतना समझो, ठीक है। अब देखो कंटेनर को क्यों मैनेज किया जा रहा है, पहले ये भी समझना पड़ेगा। तो इसको जस्ट आपको रिलेट कर लो अपनी इंडस्ट्री के सर्वर्स के साथ। आप अपनी इंडस्ट्री के सर्वर्स को मैनेज करते हो। क्या मैनेज करते हो आप? मैनेज इस तरीके से करते हो कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो सर्वर्स हैं उनको IP ऑटोमेटिक मिले, राइट। ऑटोमेटिक मिलने का मतलब क्या है, DHCP सर्वर आपको चाहिए, है ना। आपके इंडस्ट्री के अंदर जो सर्वर्स हैं उनमें उनमें जो IPs हैं और सर्वर्स हैं उनमें अगर कोई पोर्ट आपको ब्लॉक करना है तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, राइट। कोई पैच अपडेट करना है ऑटोमेटिक करना है, कोई सर्वर डाउन हो तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी साइड में हो, ऑटोमेटिक हो। तो बेसिकली आप वहां पर अपने कंप्यूटर को इस तरीके से मैनेज कर रहे हो। क्लाउड पे आप जाते हो तो क्लाउड में मैनेज करने के लिए आपके क्या पास है, लोड बैलेंसर है, राइट। लोड बैलेंसर की हेल्प से आप मैनेज करते हो, ऑटो स्कैनिंग की हेल्प से आप मैनेज करते हो नहीं करते हो मुझे बताओ। क्लाउड में होता है ना, क्लाउड में आपके सर्वर थे, आप ऑटो स्केलिंग के थ्रू से मैनेज कर रहे हो, लोड बैलेंसर के थ्रू से मैनेज कर रहे हो। तो कंटेनर को भी ये सारी चीजें चाहिए, तो मार्केट में डिजाइन किया गया क्यूबरनेटिस। और मैं आपको बता दूं, जब हम सुने भी नहीं होंगे कंटेनर क्या होता है, और हमने कभी प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा कि आगे इंडस्ट्री कंटेनर का इस्तेमाल करेगी, राइट। उससे पहले गूगल कंपनी कंटेनर टेक्नोलॉजी को अपने डेवलपर्स के थ्रू उन्होंने डिजाइन करवाया था और अपनी इंडस्ट्री में वो यूज कर रहे थे अपनी प्रोडक्शन पे कंटेनर को, राइट। और जब कंटेनर को लोग प्रोडक्शन पे यूज कर रहे थे तो उनके पास मैनेजमेंट टूल था और उसका नाम था बोर्ग। तो कई सालों तक उन्होंने उसे यूज किया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को हम लोग पब्लिकली डोनेट कर दें। जैसे आपने देखा है गूगल की बहुत सी चीजें फ्री होती हैं, जैसे हम लोग अभी क्लासेस कर रहे हैं तो गूगल मीट के थ्रू कर रहे हैं, ये फ्री है। अगर यहीं पे मैं जूम का इस्तेमाल करता तो पेड होता। तो ऐसे ही गूगल ने उसे फ्री में डोनेट किया पब्लिक को। बट उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने इसको डोनेट कर दिया, लेकिन कोई भी चीज अगर मार्केट में आ जाती है तो उसमें अपग्रेडेशन चाहिए, है ना। बिना अपग्रेडेशन की चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आपकी टेक्नोलॉजी को जिसके साथ इंटीग्रेट करके यूज करना है, जिसको इकोसिस्टम के साथ यूज करना है, बट तो उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो आप उनकी टेक्नोलॉजी आपकी टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो क्यूबरनेटिस लॉन्च हो गया, अब उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रही है, तो आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, रेड हार्ट के, सूजे के। फिर उसके बाद बहुत सारे मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है जो अपग्रेड होते रहते हैं। पर आपका अगर कुबरनेटिस अपग्रेड नहीं होगा तो फिट नहीं बैठेगा, वो सारे फीचर्स मैच नहीं करेंगे, तो लोग यूज करना बंद कर देते हैं। तो बेसिकली वही है कि क्यूबरनेटिस को फिर मैनेज करने के लिए लिनक्स फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हैंड ओवर लिया और इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। और जो भी नए फीचर्स हैं उनके डेवलपर्स उस पर काम करते हैं और क्यूबरनेटिस के नए नए वर्जन रिलीज करते रहते हैं हर 3 मंथ में। तो अगर आपसे कोई डिस्कस करता है कि आप मुझे बताओ यार कुबरनेटिस के वर्जन कब कब रिलीज होते हैं, तो आप नोट डाउन कर लें, एवरी 3 मंथ में कुबरनेटिस का नया वर्जन आता है, एवरी 3 मंथ। सबसे पहला वर्जन आया था 2014 में, और आज आपको पता है 2024 चल रहा है।
और आई थिंक आज लॉन्च हुआ था 1.14.0 से, और आज आ चुका है 1.30.1 जो चल रहा है। तो इतना समझ लें कि गूगल कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया, फिर इसे डोनेट किया, और आज लिनक्स फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर वर्क कर रही, और वर्क करने के बाद आज भी ये ओपन सोर्स है। इसका जो सोर्स कोड है वो टोटली ओपन है। कोई भी इंडस्ट्री अपने अकॉर्डिंग इस पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई नए रिसोर्सेस ऐड कर सकते हैं, कुछ नए फीचर्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट कुबरनेटिस के ऊपर ना कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता। इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कंटेनर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, उसके मैनेजमेंट के लिए कुबरनेटिस का इस्तेमाल हमने कर लिया। बट कल को अगर मेरे प्रोडक्शंस में कुबरनेटिस से रिलेटेड कुछ भी इशू अगर आता है, और अगर मेरे लोकल मैन पावर से हैंडल नहीं कर सकती उस एरर को, तो मैं सपोर्ट लेने कहीं नहीं जा सकता। इवन गूगल के पास तो जा ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि गूगल ने तो इसे डोनेट कर दिया। उसको मैनेज करने वाली कंपनी कौन है? लिनक्स फाउंडेशन। लिनक्स फाउंडेशन साफ साफ कहती है कि हम इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं करते। हम बेसिकली, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे काम करती है, हम ये वर्क नहीं करते। तो आप सपोर्ट के लिए फिर कहाँ जाओगे? या तो आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बट वो थर्ड पार्टी कंपनी भी अगर उसे सॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि प्रोडक्ट तो उनका भी नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं है। तो बहुत सी कंपनियां जो होती हैं, उस सपोर्ट के बेस पे उनका कॉन्फिडेंस आता है कि उन्होंने किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट उठाया, और वही प्रोजेक्ट उठा के वर्क करने लगे, और बैकएंड में एक सपोर्ट टीम रखी है, क्योंकि उनको पता है कोई प्रॉब्लम आएगी तो सपोर्ट टीम भाग पीछे है। बट यहाँ पे सपोर्ट जैसा सिस्टम ही नहीं है। आप अपने लेवल पे मैनेज करो जो करना है। फिर उसके बाद कुछ, और जब सपोर्ट टीम नहीं थी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल स्टेज से इसकी क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन, फिर मेंटेनेंस, फिर मैनेजमेंट, सब आपको करना। तो कुबरनेटिस का यूज करना हर कंपनी के लिए बेस्ट नहीं था। बेसिकली कंपनी कुबरनेटिस को क्यों यूज कर रही है, इस चीज को समझो पहले। कंपनी कुबरनेटिस को क्यों यूज कर रही है? क्योंकि हर कंपनी चाहती है कॉस्ट कटिंग, और कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी कंप्यूटर पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय ना कर कर, क्लाउड के EC2 पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय ना करके, क्या करते हैं, कंटेनर पे डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि कंटेनर सस्ता पड़ता है। और जब कंटेनर पे डिप्लॉय करोगे तो मैनेजमेंट टूल चाहिए। तो बेसिकली कंटेनर्स, बेसिकली देखा जाए तो हिरार्की क्या बन के जा रही, कॉस्ट कटिंग। अगर आपकी कंपनी कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करती ना, और मान लो क्लाउड पे कर रही है EC2 बना के, तो मान लो आपका पर मंथ या टोटल आपको 5000 सर्वर आप यूज कर रहे हो ना, अगर वहीं पे आप कंटेनर का इस्तेमाल कर लेते हो ना, तो 2000 सर्वर पे काम हो जाएगा। तो 3000 सर्वर का कॉस्ट आपका बच गया। फिर जब 3000 सर्वर का कॉस्ट बचा तो बहुत सारी चीजें और भी बच गई, स्टोरेज भी बच गया, राइट, लोड बैलेंसिंग भी बच गई, और भी बहुत सारी चीजें आपकी कॉस्ट बच जाती है। तो बेसिकली हर कंपनी को कॉस्ट कटिंग करना है, कॉस्ट कटिंग करना है तो कंटेनर मैनेजमेंट, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी पे जाओ, और कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी पे जाना है तो मैनेजमेंट टूल कुबरनेटिस चाहिए। अब कुबरनेटिस हैंडल करने के लिए आपके पास हाई स्किल्स मैन पावर होना चाहिए, और हाई स्किल्स मैन पावर नहीं है तो इसका मतलब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो आपके पास हाई स्किल्स मैन पावर होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस आना स्टार्ट हो गए, जैसे रेड हैट का आया, ओपन शिफ्ट, AWS का आ गया, EKS,
एजोर का आ गया, AKS, गूगल का आ गया, GKE, ये सारी चीजें मार्केट में आ। तो क्या हुआ, रेड कंपनी ने क्या किया, वही कुबरनेटिस को लिया जो लॉन्च हुआ था, जो लिनक्स फाउंडेशन के नए वर्जन रिलीज करते हैं, उसी कुबरनेटिस को लिया और उसके ऊपर उन्होंने देखा कि जब कोई कंपनी से यूज करती है तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कुबरनेटिस पे, जो परमानेंट प्रॉब्लम होती है, जो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन इन्होंने अपने लेवल पे किया और फिर एक अपना बंडल बनाया और अब बोला कि ये हमारा प्रोडक्ट है ओपन शिप बेस्ड ऑन दी कुबरनेटिस, है कुबरनेटिस, बट हमने इसके ऊपर अपना टैग इसलिए लगाया क्योंकि हमने इस पे उन चीजों पे ट्रबल शूट किया है जो आपको फेस करना पड़ता था और उनका सोल्यूशन हमने यहाँ पे पैकेज में दिया है। तो हमने इस पे अपनी एक हैशटैग लगा रहे हैं क्योंकि हमने इस पे एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए, ठीक है, और उन्होंने अपना लॉन्च कर दिया। ऐसे ही AWS कंपनी ने अपना AKS लॉन्च कर दिया, एजोर ने अपना AKS लॉन्च कर दिया, गूगल ने अपना GKE लॉन्च कर दिया। तो बेसिकली इसमें जो टेक्निकल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं जो आप समझ सको, वो ये है कि मान लो अगर आपको कुबरनेटिस यूज करना है तो आपको ना पहले क्लस्टर बनाना पड़ेगा। तो क्लस्टर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्लस्टर बनाने के लिए पहले आप दुकान जाओ, दुकान से सर्वर खरीदो या AWS में आप मशीन लो, ठीक है, आप मशीन तो लोगे लेकिन आपको ना पहले इनकी फिजिकल नेटवर्किंग करनी होगी, इनकी स्टोरेज मैनेजमेंट आपको देखना होगा। तो ये जो फिजिकल नेटवर्किंग हो गई, ये जो स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद इनको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग टूल मैनेजमेंट हो गया, ये सारा जो मैनेजमेंट है वो ये अपने बेस पे करके रखते थे कि भाई स्टोरेज कहाँ से आएगा, इंटीग्रेट कैसे होगा, वो सारी चीजें। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि ओपन सोर्स वाला कुबरनेटिस प्रोडक्ट में और ये जो कंपनी AWS एजोर गूगल दे रही है, इनके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब A to Z, क्लस्टर की हाई अवेलेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लस्टर की ड्यूरेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लस्टर की डिजास्टर रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लस्टर के ग्राफिक्स फीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, क्लस्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं इट्स उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लस्टर के मास्टर नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरे क्लस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते, जो आपको यहाँ खुद करना पड़ता है। यस बोले। सॉरी मैं सर, ये मास्टर का तो मेरे को पता है क्लाउड के अंदर, क्या ये वर्कर नोड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोग? हाँ जी, वर्कर नोड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या था, मेरे को अभी एक इशू फेस हुआ था लाइव में ओरेकल ओके के ऊपर। तो वर्कर नोड पे उन्होंने मास्टर के लिए तो बोला यस, बट वर्कर के लिए उन्होंने ना डिनाई कर दिया था कि भाई ये जो एप्लीकेशन लेवल के चेंजेस हुए उससे आपका नोड डाउन हुआ है, डाउन होके क्रैश हो गया था। तो वो उसको ना रिवर्ट नहीं कर पाए थे, रोल बैक नहीं कर पाए थे। तो ये मतलब मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर करना है नहीं, कि वर्कर के ऊपर भी लेते हैं और दोनों ऑप्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटली उन्होंने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, उन्होंने आपको टोटली आपके सामने ओपन रखा। क्या बोला, आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेंगे। आप उन्हें बोलोगे कि मेरे मास्टर की ओनली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बाकी मैं हैंडल करूंगा, वो उसमें भी रेडी है। आप बोलोगे कि मास्टर भी ले लो वर्कर भी ले लो, तो उसमें भी वो रेडी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये समझ आ रहा है आपको? हाँ हाँ, समझ गया। तैयत क्लियर है आपको? यस सर, यस सर, क्लियर है एकदम। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे?
नो सर, नहीं सर। चलो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, ठीक है। श्योर। चलो, तो बेसिकली अपने माइंड में जो आपको फिक्स करके रखना है वो ये है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अभी भूल जाओ कि आपके पास ये कुछ है। देखो, मैं आपको बता दूं, अभी आप ये समझो कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। और आपको क्यूबरनेटिस सेटअप करना है, आपको अपनी कंपनी में कंटेनराइजेशन लॉन्च करना है, आपको अपने प्रोडक्शन पे कंटेनर फिट करना है। तो आप क्या करोगे? आपको एक सर्वर आप बाय करोगे, ठीक है। ये सर्वर या तो आप मार्केट से बाय कर लो एज अ बेयर मेटल, या फिर ये सर्वर आप चाहो तो एडब्ल्यूएस में आप क्रिएट कर सकते हो, या गूगल में कर सकते हो, या जोर में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो बेसिक नॉलेज ये है कि ये जो सर्वर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस सर्वर पे मैं क्यूबरनेटिस इंस्टॉल जब करूंगा तो क्यूबरनेटिस को लोड होने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, विंडोज नहीं चलेगा सर। वर्कर नोड में के कंसेप्ट में विंडोज रख लो, बट आप इसे सर्वर तैयार कर रहे हो तो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी कुबरनेटिस जब जहाँ पे भी हम लोग सेटअप करते हैं तो कभी एक सर्वर पे नहीं करते, मल्टीपल सर्वर्स लेते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि अगर एक ही सर्वर पे आप सब कुछ सेटअप कर दोगे, अगर वो सर्वर आपका क्रैश हो गया तो आपके पास कोई रिकवरी नहीं है, आपकी इंडस्ट्री के पास कोई हाई अवेलेबिलिटी कंसेप्ट नहीं है। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग सही नहीं है। हर कंपनी को क्या चाहिए? हाई अवेलेबिलिटी। तो कभी भी कंपनी के अंदर क्या करते हैं, सिंगल सर्वर के बेस पे काम नहीं करते, नंबर ऑफ सर्वर्स पे, 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ सर्वर्स पे, राइट। और नंबर ऑफ सर्वर जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग इसको कॉल करते हैं क्लस्टर, तब वो कन्वर्ट हो जाता है क्लस्टर पे, राइट। और नंबर ऑफ सर्वर का बेनिफिट्स क्या हो जाता है कि भाई ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर है, अगर एक डाउन होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास दूसरा सर्वर है। आपकी कंपनी में क्या होता है? टीम वर्क होता है ना। कभी भी आपकी कंपनी में आपने देखा होगा कि एक काम के लिए सिर्फ एक बंदा नहीं होता है, 4 4 बंदों की टीम होती है, 5 5 बंदों की टीम होती है। वो क्यों होती है? कि भाई एक बंदा अवेलेबल नहीं है तब भी काम नहीं रुकना चाहिए। काम तो देखो एक बंदे से भी हो जाएगा, वही चीज यहाँ पर है कि एक सर्वर से ही आपका काम हो जाएगा, बट कभी भी अगर वो सर्वर डाउन हो गया तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास नंबर ऑफ सर्वर्स नहीं है तो वो सर्वर अगर डाउन हो गया तो आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो अपने क्लाइंट्स को। तो आप क्लाइंट्स को कमिटमेंट करते हो ना 24/7। क्या मीनिंग है इसका? 24/7 का मतलब होता है हम आपकी सर्विस कभी डाउन नहीं होगी। तो पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग आपको करनी पड़ेगी। जहां पर भी हम लोग एक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बैकएंड में नंबर ऑफ सर्वर जब सेटअप करते हैं तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लस्टर। तो इसी को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। तो ये क्लस्टर का कंसेप्ट सिर्फ कुबरनेटिस में नहीं है, हर जगह है, पहले भी था, राइट। तो ऐसे समझ लो, मैं मेरे पास 4 मशीन है, अभी इसको मशीन बोल लो या इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग नोड बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? नोड। मशीन भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। नोड 1, नोड 2, नोड 3। तो अब अगर आपने बोला कि 4 नोड आपके पास है और आपको 4 नोड को यूज करना है क्यूबरनेटिस सेटअप करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सपोर्ट करेगा। तो जैसे आपके अंदर 4 नोड है, तो अब 4 नोड जब मिलकर काम करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इस 4 नोड में से, राइट, ऑर्डर कौन देगा।
और 4 नोड में से आपका वो कहते हैं ना कैप्टन कौन होगा, 4 नोड में से टीम लीडर कौन है। भाई आपकी कंपनी के अंदर 10 बंदों की टीम है, तो 10 में से एक बंदा होगा जो टीम लीडर होगा, वो 9 बंदों को लीड करेगा, उसको आप कैप्टन बोल लो। तो ये 4 नोड में से भी क्या होगा, मास्टर होगा। यहाँ पे टीम लीडर का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे मास्टर हम लोग यूज कर, राइट। तो जो मास्टर होगा ना, उसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए, और बाकी जो नोड्स होंगे उस पर आप लिनक्स रखो या विंडोज रखो, मैटर नहीं करता, बट जो मास्टर नोड है वहां पे लिनक्स ही होना चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या रिक्वायरमेंट बनी कि जहां आप क्यूबरनेटिस सेटअप करने जा रहे हो, क्यूबरनेटिस क्लस्टर, उसमें जिसको आप मास्टर नोड बनाओगे वहां पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंपॉर्टेंट। बाकी अदर नोड में आप वर्कर नोड में अगर आप विंडोज रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, विंडोज सर्वर एडिशन। नेक्स्ट, आपके नोड के अंदर जो मिनिमम रैम है वो 2 GB होना चाहिए, 2 GB से नीचे का रैम नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर हाई तो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी, 4000 GB भी आप लगा रहे हो, 5000 भी लगा रहे हो, 10,000 भी लगा रहे हो, तो ध्यान रखना 2 GB रैम होना चाहिए और 2 कोर CPU होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सारी मशीन की नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि आपने नेटवर्क कनेक्टिविटी पब्लिक यूज करो या प्राइवेट, मैटर नहीं करता, बट सारी मशीन की कनेक्टिविटी आपस में होनी चाहिए, मतलब सारी मशीन आपस में पिंग पोंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर मैं इनकी ऑफिशियल साइट खोलूँ, कुबरनेटिस की ऑफिशियल साइट देखो, आप सभी को पता होना चाहिए इनकी ऑफिशियल साइट क्या है, kubernetes.io। और ये जो ऑफिशियल साइट है ना, ये सब जगह ओपन होती है। आप कुबरनेटिस के एग्जाम में जब जाओगे तो ये साइट ओपन होगी, इवन आप इंडस्ट्री में जब वर्क कर रहे हो तो ये साइट ओपन होगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस साइट से हम लोगों को डेटा क्यों ले रहे हैं, ये ऑफिशियल साइट है, सब जगह एवरीवेयर ओपन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर इसको यूज कर सकते हो अपने हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये साफ साफ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, 2 GB रैम आपके पास होना चाहिए, 2 CPU, फुल नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर, और क्या ध्यान रखना है देखो, एक बार इस डॉक को फिर से पढ़ते हैं हम लोग, राइट। क्या बोल रहा है, यूनिक होस्ट नेम, मैक एड्रेस यूनिक होनी चाहिए, सर्टन पोर्ट आर ओपन ऑन योर मशीन। तेरा डेफिनेटली है कि इनके फायरवॉल्स होंगे, फिजिकल फायरवॉल्स होंगे या फिर सॉफ्टवेयर लेवल का फायरवॉल्स होगा, तो उन फायरवॉल में ना कुछ पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। तो जिसको आप मास्टर नोड बना रहे हो उसमें डिफरेंट पोर्ट ओपन होना चाहिए, और जो वर्कर्स हैं उसमें डिफरेंट। क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि मास्टर नोड के अंदर जो कंपोनेंट्स रन होंगे उनके पोर्ट्स नंबर अलग हैं, और वर्कर नोड के अंदर जो कंपोनेंट्स रन होंगे उनके पोर्ट नंबर अलग है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ये चीजें इंटरव्यू में डिस्कस होता है, पता है बहुत बार। भाई क्यूबरनेटिस के अंदर, मास्टर नोड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कि बताओ एपीआई सर्वर कौन से पोर्ट पे काम करता है, या ईटीसीटी कौन से पोर्ट पे काम करता है, कौन बताएगा मुझे, है किसी को तैयार, आपको पता है? अगर मैं आपसे पूछूं एपीआई सर्वर कौन से पोर्ट पे काम करता है, हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को? थोड़ा बहुत बेसिक तो पता होगा सबको, ईटीसीटी कौन से पोर्ट पे काम करता है? इतना टाइम लगाओगे, गूगल कर लो। सर 422 SSH सर, करेक्ट? 443 443 कौन सा 443 क्यों, कौन बोल रहा है भाई? SSH 22 पे काम करता है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एपीआई सर्वर कौन से पोर्ट पे काम करता है, ईटीसीटी डेटाबेस 443 443 655 पोर्ट पे काम करता है ये, बट इतना डिटेल में कहाँ तो से नहीं निकाल के पता। आ रहे हो? बट आई बिलीव वो हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो, जो मास्टर नोड होता है ना, उसको कभी भी हम लोग मास्टर नोड नहीं बोलते हैं, हम लोग कंट्रोल प्लेन नोड भी बोलते हैं, राइट। मतलब क्यूबरनेटिस की देखो, मास्टर नोड की
जो लैंग्वेज है ना, ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, राइट, ये बेयर मेटल की लैंग्वेज है, मास्टर नोड। बट इन कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन नोड बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन नोड। तो कभी भी आप कुबरनेटिस में जब वर्क करोगे ना, तो वहां पे जो लोग लीडर्स होंगे ना, वो कंट्रोल प्लेन नोड वर्ड से कॉल करेंगे आपको। तो मास्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन नोड जो होगा ना, उसके अंदर ये कंपोनेंट्स रन होते हैं, क्यूबनेटिस एपीआई सर्वर, ईटीसीटी, क्यूबलेट एपीआई, क्यूब शेड्यूलर एंड क्यूब कंट्रोलर। ये कंपोनेंट्स जिस नोड में रन होंगे ना, उस नोड को हम लोग मास्टर नोड बोलेंगे या कंट्रोल प्लेन नोड बोलेंगे। ये एक कंपोनेंट्स है, ये एक सर्विस है। जैसे अपाचे की एक सर्विस होती है, जैसे एसएसएच एक सर्विस होती है, एनएफएस एक सर्विस होती है, सांबा एक सर्विस होती है, ऐसी ये सर्विस है सर। और ये सर्विसेज काम करती हैं इस पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर करता है 10257 पोर्ट पे, क्यूब शेड्यूलर काम करता है 10259 पोर्ट पे, क्यूबलेट एपीआई काम करता है 10250 पोर्ट पे, ईटीसीटी सर्वर एंड क्लाइंट एपीआई पोर्ट किस पे काम करता है, ये काम करता है 2379 से लेके 2380 पोर्ट। एपीआई सर्वर करता है 6443 पे। तो ना इसको ना आप लोग अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, है ना, जैसे अपनी फोटो लगा के रखते हो ना फोन पे, ये लगा लो, याद हो जाएगा, एक बार देखते रहोगे, क्योंकि इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन होता है। क्यों होता है, इसका टेक्निकल रीजन मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर हमारी सर्विस कभी डाउन जाती है ना, ट्रबल शूटिंग का पहला हिरार्की आता है, पोर्ट नंबर चेक करो फायरवॉल पे जाके, पोर्ट रीच कर रहा है नहीं कर रहा। लोग ट्रबल शूटिंग का हिरार्की बदल देते हैं, तभी नहीं पकड़ पाते प्रॉब्लम क्या है, पता है, कंपनी के अंदर। तो कभी भी अगर आपका कंट्रोल प्लेन नोड या मास्टर नोड में कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले पोर्ट को रीच करो भाई, एपीआई सर्वर के पोर्ट को रीच करो, डेटाबेस के पोर्ट को देखो क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं पे कोई फायरवॉल रिस्ट्रिक्शन लगी हो, फिजिकल लेवल की, सॉफ्टवेयर लेवल की, किसी भी लेवल की इशू हो सकती है। तो ये कंपोनेंट्स चलते हैं आपके जिस नोड में, उस वो नोड लीडर बनता है, कैप्टनशिप उसको मिलती है। और इन कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट्स भी डाउन हो गया ना, समझ लो काम नहीं करेगा पूरा क्लस्टर। और वर्कर नोड पे ये सर्विसेज काम करती हैं, क्यूबलेट एपीआई, क्यूब प्रॉक्सी एंड नोड पोर्ट सर। तो हर वर्कर नोड के अंदर ये सर्विस होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको भी आप कंट्रोल प्लेन नोड बना रहे हो, ये पोर्ट आपका ओपन होना चाहिए। इंटरव्यू का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। एक तो आपका होता है फिजिकल फायरवॉल, मतलब फिजिकल लेवल का फायरवॉल, मतलब आपकी जो मशीन है उसके बाहर जो फायरवॉल आपने रखा है। अगर ये आपकी मशीन एडब्ल्यूएस पे है, तो एडब्ल्यूएस में भी फायरवॉल होते हैं, राइट, देखा होगा आपने। एडब्ल्यूएस में सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, एसीएल हो गया। बट इनसाइड दी ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक फायरवॉल होता है। कौन बताएगा मेरे को, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा फायरवॉल होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? हाँ जी, फायरवॉल डी आईपी टेबल्स। फायरवॉल डी, क्या नाम है आपका? तैयब सर। और आईपी टेबल्स पुराने वर्जन में रहता है। कंफर्म हो? हाँ सर, फायरवॉल डी सर्विसेज इज यूज्ड। फायरवॉल डी अलग है और आईपी टेबल अलग है सर। आईपी टेबल्स पहले था रेल 7 और उसके अंदर, और फायरवॉल डी क्या है? उसके बाद रेल 8। सर फायरवॉल डी अभी रेल 8 और रेल 9 में फायरवॉल डी कहाँ से पढ़ के यूज करते हैं। हाँ, कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? सर वही यूज करते हैं, फायरवॉल डी यूज करते हैं। कंफर्म हो? हाँ हाँ सर, हम लोग जोन्स और ये सब इसके अंदर ही कॉन्फ़िगर करते हैं ना। भैया फायरवॉल डी और आईपी टेबल दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है आईपी टेबल ही। सर करेक्ट, आईपी टेबल है, बट आईपी टेबल्स के जो कमांड्स है वो डेप्रिशिएट हो गए हैं सर। नहीं, आईपी टेबल ही है, उसको अपग्रेड करके एक टॉप ऑफ लेयर फायरवॉल डी नाम से कॉल करते हैं, बट बैकएंड आईपी टेबल ही है, फायरवॉल डी नहीं है। आज भी आप देखोगे ना फायरवॉल डी कि जब बैकएंड का आप डेटाबेस चेक करोगे तो आईपी टेबल में ही एंट्री होती है। वो फायरवॉल डी में आपको जस्ट एक फ्रंट एंड दे दिया गया कि आप जो भी कमांड, क्योंकि आईपी टेबल की कमांड डिफिकल्ट होती थी, राइट, तो लोगों को रन करने में प्रॉब्लम्स होती थी। तो रेड हैट ने क्या किया,
उन्होंने फायरवॉल डी ला दिया आपके सामने कंसोल, बोला फायरवॉल डी में इजी कमांड रन करो, बैकएंड में आईपी टेबल ही चल रहा है। तो फायरवॉल डी आईपी टेबल कोई डिफरेंट नहीं है आईपी टेबल ही। तो आज आपका जो क्यूबरनेटिस है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि क्यूबरनेटिस कौन सा फायरवॉल यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर लेवल का, फायरवॉल डी आईपी टेबल, लोग यही बोलते हैं फायरवॉल डी यूज कर रहा है, कोई बोलता है आईपी टेबल यूज कर रहा है। यहीं पे इंटरव्यूअर आपको ना रिजेक्ट कर देता है। फायरवॉल डी आईपी टेबल दोनों सेम है। तो आप यहाँ पर जाओगे ना क्यूबरनेटिस में, तो आपको फायरवॉल डी की कमांड रन ही नहीं कर सकते आप, बैकएंड में आपका आईपी टेबल ही है। तो आपको आईपी टेबल में भी जाकर चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, पोर्ट को। समझ आ रही मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी तैयब, यस सर। क्लियर है? तो जो ये जो पोर्ट आपके सामने ओपन किया मैंने, ये जो पोर्ट है इसको दो लेवल पे आपको चेक करना होगा। एक फिजिकल नेटवर्किंग, अगर आपकी फिजिकल नेटवर्किंग का, अगर ऑन प्रेमाइसेस के सर्वर है तो आप चेक करो कि फिजिकल नेटवर्किंग में फायरवॉल क्या यूज किया, वहां ये पोर्ट आपको खोलो। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चेक करोगे, आईपी टेबल। ठीक है, और फायरवॉल डी जो टॉप अप लेयर है वो हटा दिया इन्होंने, बोला नहीं आईपी टेबल पे जो होगा वो आईपी टेबल पे होगा, फायरवॉल डी आप टॉप अप लेयर नहीं यूज करना, आपको बैकएंड लेयर जो आईपी टेबल है वही चलेगा कोई। तो ये पोर्ट आपको वहां पे जाके ओपन करना हो, ध्यान रखना। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना होगा, देखो ये आपने कर दिया। दूसरा ये कहते हैं कि भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ लिनक्स के अंदर एक कंसेप्ट होता था किस चीज का, स्वैप मेमोरी का। स्वैप मेमोरी सबको पता है क्या है? हाँ जी, स्वैप मेमोरी पता है सबको? बताओ स्वैप क्या है, कौन बताएगा? एक वर्चुअल मेमोरी होती है, सब्स्टिट्यूट टाइप। विजय, विक्रांत, शेखर, सैयद, रोहित, अमन, कौन बताएगा स्वैप क्या होता है? हाँ सर, हाँ सर, टेम्पोरल मेमोरी होती है। एक वर्चुअल मेमोरी होती है जो हम इंस्टॉलेशन टाइम भी क्रिएट करते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट होता है सर। देखो सर बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ रैम, बट जो हमारे रैम की जो अनयूज और जो आई कैन से कि हमारी जो लेस यूटिलाइज सर्विसेज होती है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द जब हमारे पास ज्यादा लोड है, लोड पे ज्यादा लोड आ जाता है। 38996868 नहीं ये वाला नहीं है, नहीं फ्रीक्वेंसी से आया ना, यही है। नहीं व्हाट्सएप पे एक्सप्रेस भी नाम तो होगा है संजय। अच्छा हाँ ये 9968 यही है भैया, व्हाट्सएप पे आया एक्सप्रेस के नाम से भैया, व्हाट्सएप पे ही खोला है मैंने। क्या बता आया 389968 बता रहे हो, यही है फ्रीक्वेंसी के नाम से, एक्सप्रेस भी। एक्सप्रेस बी। हाँ सेंड करो। नहीं एक्सप्रेस बी के नाम से तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो दोबारा रिसेंड कर दिया मैंने, देखिए है क्या पार्सल में? नहीं तो अच्छा अब आया है 767172। हाँ ये ठीक है, थैंक यू। सॉरी, देखो स्वैप मेमोरी में आपको बता देता हूँ क्या पता है। स्टार्टिंग में ना हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था हाई अवेलेबिलिटी के केस में, पता है। तो सन सोलारिस कंपनी का नाम सुना होगा आपने। सन सोलारिस कंपनी ने एक कंसेप्ट लॉन्च किया था कि भाई आपके सर्वर पे जो फिजिकल रैम है ना, अगर वो एकदम से फुल हो गया तो सर्वर का क्या होगा। अगर मान लो मैंने फिजिकल रैम 512 GB लगा रखी है, एकदम से ट्रैफिक आ गई तो मेरा सर्वर क्या होगा, बॉटलनेक हो जाएगा। भाई एकदम से मेरे पास तो नहीं है ना टाइम सर्वर रैम बढ़ाने के लिए,
तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि हार्ड ड्राइव में से आप एक स्पेस निकाल कर एक पार्टीशन क्रिएट कर लें। हार्ड ड्राइव में से स्पेस निकाल लें, चाहे 50 GB 100 GB जितना, उसकी एक पार्टीशन क्रिएट कर लें और उस पार्टीशन का टाइप क्या दे दें, स्वैप। तो जब आप वो पार्टीशन का टाइप आप स्वैप दे देंगे तो कल को क्या होगा पता है, आपके फिजिकल मेमोरी के अंदर, आपके फिजिकल मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस रन हो रहा है और जो प्रोसेस स्लिप मोड में पड़ा हुआ है, स्लिप का मतलब समझते हैं, जो प्रोसेस स्पेस को ले रखा है बट वर्क नहीं कर रहा। अगर मान लो मेरा लैपटॉप ऑन है, ठीक है, तो अभी मैं MS पेंट यूज कर रहा हूँ, तो करंट में जो मेमोरी यूज हो रही है वो MS पेंट से रिलेटेड हो रही है। बट मैं चेक करूंगा ना तो बहुत सारे रिसोर्सेज मेरे मेमोरी को एक्यूपाई करके रखे हैं, बट वो स्लीप मोड में पड़े हुए हैं। उन्होंने उतना उतना मेमोरी ले रखा है बट यूज नहीं कर रहे। तो जो मेमोरी स्लीप मोड में होती है ना, वो मेमोरी क्या होती है, कल को अगर ये रैम फुल होने लगे ना तो वो सारे प्रोसेस मेरे स्वैप होके यहाँ आके स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टोर ही हो रहे हैं वो यहाँ आके स्टोर हो जाएंगे। तो जब वो यहाँ से यहाँ आके स्टोर हो जाएंगे तो यहाँ का स्पेस खाली हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस को लेने के लिए। तो उससे क्या बेनिफिट हो जाता है, उससे मुझे एक आइडिया लग जाता है कि अगर मेरा स्वैप पार्टीशन यूज होना स्टार्ट हो गया तो मुझे पता लग गया कि मेरा फिजिकल रैम ना फुल हो रहा है, अब तो मुझे उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक इंसिडेंट से बचने के लिए स्वैप का कंसेप्ट सन सोरालिस ने लॉन्च किया था, पता है। लेकिन क्यूबरनेटिस क्या कहता है कि मैं ये फालतू के कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसको हटा के रखो। तो कुबरनेटिस का कहना है कि भाई स्वैप मेमोरी बंद करके रखो। किसी वर्जन पे चलता है बट बहुत ट्रबल शूट करना पड़ता है, तो ऑफिशियली क्यूबरनेटिस वाले कहते हैं कि यार रिकमेंड आपको करते हैं कि स्वैप आप बंद करके रखो, बट अगर आप चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी। उस कॉन्फ़िगरेशंस के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट तरीके से चले। ये लाइन वो लोग अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं, पता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि यार रिकमेंड वो जो कर रहे हैं वो करके चलते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। बस